नमस्कार। आरके एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपके पास लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जीवों में जनन। देखिए, जीवों में जनन, जब जीव की वृद्धि होती है, विकास होता है, तो वह वृद्धि और विकास के कारण प्रजनन योग्य हो जाता है, प्रजनन इकाइयां बन जाती हैं और वो जनन के लिए तैयार हो जाता है। तो जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या है, तो सबसे पहले प्रजनन की परिभाषा देखते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, क्योंकि यदि जनन नहीं होगा तो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु अति आवश्यक है। जन्म है तो मृत्यु है। काल प्रभावन के कारण, जीर्णता के कारण, रोग के कारण जीवों की मृत्यु हो जाती है। और यदि जीवों में जनन नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो देखिए, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि तुम्हें प्रजनन की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई। परिभाषा के बाद प्रजनन की विशेषताएं आती हैं। प्रजनन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, क्योंकि प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक से नई पीढ़ी का जन्म होता है। प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक से नई पीढ़ी का जन्म होता है। नंबर एक विशेषता, यदि प्रजनन होगा तो उससे नई पीढ़ी का जन्म होता है। और देखिए, दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं तो इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती हैं। जब प्रजनन होगा तो उसमें प्रजनन इकाइयां बनती हैं। इसके कारण ही, तीसरी विशेषता है कि इसके कारण ही कोशिका विभाजन संभव हो पाता है। प्रजनन होगा तो कोशिकाओं में विभाजन होगा, विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होगी। इस क्रिया में कोशिका और जीवों की संख्या में वृद्धि। देखिए, प्रजनन की क्रिया में जब प्रजनन की क्रिया होती है तो कोशिका और जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो देखिए, जो मैंने प्रजनन की विशेषताएं बताई हैं, प्रजनन की विशेषता में सबसे पहले प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक से नई पीढ़ी का जन्म होता है। इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती हैं। इसके कारण ही कोशिका विभाजन संभव हो पाता है और इस क्रिया में कोशिका और जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रजनन की विशेषताएं नोट कर ली होंगी। प्रजनन की विधियां, तो प्रजनन की प्रमुख दो विधियां होती हैं। नंबर एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले देखिए, अलैंगिक प्रजनन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार के प्रजनन के लिए, जो अलैंगिक प्रजनन होता है, इस प्रकार के प्रजनन के लिए कोई निश्चित इकाइयां नहीं बनती। अलैंगिक प्रजनन के लिए कोई निश्चित इकाइयां नहीं बनती हैं, और यदि बनती हैं तो केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती है। यदि प्रजनन इकाइयां बनती हैं तो समसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन में प्रजनन इकाइयां
नहीं बनती हैं, निश्चित इकाइयां नहीं बनती हैं, यदि बनती हैं तो केवल समसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। और जो अलैंगिक प्रजनन होता है ये एक जनकीय होता है, ये एक जनकीय होता है, अर्थात अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसके आगे चलें तो अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अलैंगिक प्रजनन की सबसे पहली विशेषता है कि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक भाग लेता है। दूसरी विशेषता इसकी है कि इसमें जनक की कायक कोशिका भाग लेती है, जनक की कायक कोशिका भाग लेती है। तीसरी विशेषता है कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में देखिए जनक की कायक कोशिका भाग लेती है। तीसरी विशेषता है कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है और इसमें केवल, चौथी विशेषता के अंतर्गत इसमें केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और पांचवी विशेषता है कि इसमें बनने वाली संततियां जनक के समान होती हैं। जिस प्रकार की जनक कोशिका होती है उसी प्रकार की संतति कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं मैंने बताई कि इसमें एक ही जनक भाग लेता है, इसमें जनक की कायक कोशिका भाग लेती है, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है और इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है और इसमें बनने वाली संततियां जनक के समान ही होती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने ये सभी नोट कर लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं प्रजनन के लाभ। जब प्रजनन होगा तो प्रजनन से कुछ लाभ भी होता है। प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। यदि प्रजनन नहीं होगा तो जीवों की संख्या में कमी होगी तो प्रजाति की निरंतरता खत्म हो जाएगी। यदि प्रजनन होगा तो जीवों की निरंतरता बनी रहती है तथा जीव विलुप्त होने से बच जाते हैं। कोई भी प्रजाति है यदि उसमें प्रजनन है तो जीवों की संख्या विलुप्त होने से बच जाती है और यदि प्रजनन ना हो तो जीवों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। दूसरा लाभ जो होता है मृत जीवों का प्रतिस्थापन, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रोग के कारण, किसी आपदा के कारण, जीर्णता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका प्रतिस्थापन प्रजनन करके नए जीवों से हो जाता है और प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। तीसरा लाभ जो होता है इसके कारण ही विभिन्नताएं आती हैं। देखिए क्योंकि प्रकृति में सभी जीव एक समान नहीं होते हैं तो प्रजनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीव बनते हैं। ये तीसरा लाभ है। और चौथा लाभ है इसके कारण ही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। यदि प्रजनन होगा तो प्रजनन के कारण ही जो विभिन्नताएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रजनन के लाभ नोट कर लिए। इसके बाद चलते हैं अलैंगिक प्रजनन के लाभ। तो अलैंगिक प्रजनन के लाभ क्या होते हैं? सबसे पहले देखा जाए इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक प्रजनन में ओनली एक ही जनक भाग लेता है और दूसरा है यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और तीसरा लाभ है कि एक जंतु, अलैंगिक प्रजनन में एक जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा कर सकता है। जैसे देखिए अमीबा कोशिका होती है, अमीबा कोशिका विखंडन के द्वारा एक से अधिक संततियों का निर्माण कर सकती है। तो एक जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा कर सकता है। चौथी विशेषता है
यह प्रजनन की एक विधि है। जो अलैंगिक प्रजनन है, इसकी चौथा जो लाभ है कि ये प्रजनन की एक विधि है और यह जीवों को दूर तक फैलने में मदद करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने ये नोट कर लिया हो।